Welcome to SQ Digital Learning Classes. I, Gauri Tiwari from Department of Management, presenting here the topic recruitment from the subject Human Resource Management, and this is the topic which is beneficial for the students of MBA and BBA. Okay, so let's start. First of all, we get to know about what is the learning outcomes of this session. So we have to get together introduction of recruitment, definition and meaning of recruitment, scope of recruitment, importance of recruitment, process and steps of recruitment, factors that are affecting the recruitment, sources of recruitment, and there are some examples that are related to current scenario that is related to recruitment. Now let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है. रिक्रूटमेंट को हम समझते हैं कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं भर्ती, ये एक रिक्रूटमेंट कहलाता है. हर ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रोसेस होती है, इसकी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है. जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट में एक प्लानिंग जब बनाई जाती है तो उसके बाद प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, देन स्टाफिंग रखी जाती है. तो स्टाफिंग का ही पार्ट होता है रिक्रूटमेंट, जो कि एचआर के अंदर आता है. मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो इस प्रोसेस को देखता है. ओके, सो आइए हम समझते हैं रिक्रूटमेंट होता क्या है. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं. तो रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाइंग मीन्स पहचानते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं मीन्स देखते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, छांटते हैं, और हायरिंग करते हैं मतलब रखते हैं. किसको रखते हैं? लोगों को रखते हैं. रिसोर्सेज यहाँ पे लोगों से मतलब है. फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोजीशन जो हैं, खाली जो जगह हैं, उनको भरने के लिए इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, जिसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. रिक्रूटमेंट की प्रोसेस का मीन्स होता है कि चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम. मीन्स कि एग्जैक्टली किसी स्किल्स के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो राइट पर्सन वही हो गया. राइट पोजीशन पे उसको सही जगह पे हम रख सकें जिस तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट है. जैसा हम कह सकते हैं कि किसी टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है या कहीं पे टीचिंग होती है, जहाँ मान लीजिए स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हमें किस प्रकार के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उन टीचर्स को रखने के लिए कैसी स्किल्स चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ती हैं रिक्रूटमेंट के अंदर राइट समय पर. इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑल्सो रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग पोटेंशियल कैंडिडेट. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है लोगों को. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि विज्ञापन आता है, एडवर्टीजमेंट आता है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पे अप्लाई करने लगते हैं. तो वो जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? अट्रैक्ट कर रहे हैं. उसके बाद उनको सिलेक्ट करना, देन अपॉइंट करना. अपॉइंट मतलब कि रखना उस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो वहाँ पे कार्यशैली को आगे बढ़ाया जा सके. आइए हम समझते हैं डेफिनेशन मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. तो एडविन बी फिलिपो ने डेफिनेशंस दी थी कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. एडविन बी फिलिपो ने कहा कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है. सर्चिंग ऑफ द कैंडिडेट्स मीन्स कि कैंडिडेट्स को सर्च करना, ढूंढना. कि सर्चिंग ऑफ द कैंडिडेट मतलब कि हम ढूंढते हैं और स्टिमुलेट करते हैं किसको? कैंडिडेट्स को, कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए और वहाँ की जगह को भर पाएँ. आइए अब मीनिंग समझते हैं. मीनिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट द एक्टिविटी दैट लिंक्स द एम्प्लॉयर एंड द जॉब सीकर्स. रिक्रूटमेंट केवल जॉब सीकर्स को ही ज़रूरी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है. यहाँ एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला है वहाँ. तो इन दोनों को लिंक करने के लिए अगर एम्प्लॉयर्स रिक्रूटमेंट देगा तो जॉब वाला अप्लाई करेगा, और जॉब वाला जब अप्लाई करेगा तो वो एम्प्लॉयर्स के यहाँ पे भर्तियाँ होंगी. तो भर्तियाँ होंगी तो एक ये लिंक, एक ब्रिज का काम करता है. सेकंड कहते हैं ये प्रोसेस है फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स. कैपेबल एप्लीकेंट्स मतलब जो स्किल्स किसी जगह पे जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसी टाइप के एप्लीकेंट्स आपको मिल सकें. ऐसे लोगों को रखने के लिए और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, वर्क की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं. नेक्स्ट अब हम समझते हैं स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट. तो स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट में होता है डीलिंग विद द एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स कि जहाँ पे एक्सेस है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक्सेस है. एक्सेस मतलब कि वहाँ पे मात्र 10 लोगों की ज़रूरत है और हमने वहाँ पे 15 लोग रखे हुए हैं. तो वो हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में कि यहाँ पे इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं, और नहीं है तो हम इसको कैसे कट कर सकते हैं, जिसको हम छटनी भी कहते हैं.
और इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसी डिपार्टमेंट में, या कह सकते हैं डिपार्टमेंट में भी 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 ही लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, वो भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हाँ काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज जो है हमारे पास, जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग हैं वो केवल 5 हैं, रिक्वायरमेंट हमें 10 की है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज को पहचानने में भी ये हमें हेल्प करता है। प्रिपेयरिंग द रिक्रूटमेंट पॉलिसी, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक पॉलिसी होती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। रिक्रूटमेंट कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट हो जाएगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो जाएगा, क्या क्या सोर्सेज होंगे, कौन कौन सी मेथड्स अप्लाई होंगी, ये सब कुछ प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। एनालाइजिंग द रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्प करता है रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ को एनालाइज करने में। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब पूरी प्रोसेस को फॉलो कर लेता है तो एचआर को समझ में आता है कि क्या हमारी रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जो प्रोसीजर्स हम फॉलो कर रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, वो वैलिड है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो ये एनालाइज कर रहे हैं इसमें कि रिक्रूटमेंट पॉलिसीज प्रोसेस को। फिर स्ट्रीमलाइनिंग दी हायरिंग प्रोसेस विद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, मीन्स हायरिंग प्रोसेस जो भर्तियां हम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, मतलब कि एक वे में, फ्लो में चलाता है कि स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे कि रिक्रूटमेंट का हम ऐड देंगे, फिर उसका लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम उनको ऑर्गेनाइजेशन में उनका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करते हैं, रिज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, एक पूरी प्रोसेस होती है, तो उसको स्ट्रीमलाइन करता है। फिर इसके आता है चूजिंग द बेस्ट सुटेबल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर इफेक्टिव हायरिंग। ये हेल्प क्या करता है, हेल्प करता है हमें एक ऐसी प्रोसेस को, मीन्स कि जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है तो बेस्ट प्रोसेस कौन सी होगी जिससे हमें कम कॉस्ट पे इफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो अप हो सके और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे और सूटेबल लोगों को रख सकें। अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जरूरी क्यों है? इट डिटरमाइन द करेंट एंड फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट। रिक्रूटमेंट क्या करता है, करेंट में जो रिक्वायरमेंट है जॉब की और फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट आने वाली है, मीन्स करेंट में अभी जो चल रहा है और फ्यूचर में, क्योंकि हर साल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग रिटायर होने वाले होते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ के जाने वाले होते हैं, तो या फिर कुछ ऐसी किसी की लाइफ में कुछ ऐसी वो आ जाती, इलनेस हो गई या कुछ भी कंटीजेंसीज हो गई, तो वो जॉब छोड़ के जाने वाले होते हैं। तो फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी ये हमें हेल्प करता है। सेकेंड, इट इंक्रीज द पूल ऑफ जॉब एट द मिनिमल कॉस्ट। अभी मैंने बताया हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि रिक्रूटमेंट हो या कोई भी प्रोसेस हो, उसको कॉस्ट कम करनी पड़े और उसको फ़ायदा ज़्यादा मिले। तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में एक पूल क्रिएट करने में। जैसे हम समझ सकते हैं कि स्विमिंग पूल होता है तो बहुत सारा पानी होता है, ऐसे ही जब रिक्रूटमेंट की कभी भी आप देखिएगा विज्ञापन हम जाता है, एडवर्टीजमेंट देखते हैं कहीं पे, तो अगर 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो रिक्रूटमेंट होता है 50 लोगों का, 50 लोग उसको भरते हैं उसमें और वो पूल का क्रिएशन हो जाता है जिसमें से बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हम लोग निकाल पाते हैं। इसके बाद होता है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सक्सेस रेट ऑफ सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट सक्सेस रेट को बढ़ा देता है जिससे हमें पता चलता है कि हम राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स कैसे चुन पाएँ। It helps in identifying the job applicants and selecting the appropriate resources internal external। आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जॉब एप्लीकेंट्स को कि कौन सी स्किल्स की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के लोग हमें चाहिए, तो उनको पहचानना, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, और सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। तो हम फिर उसमें सिलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल से मतलब इधर पे है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट बेसिकली होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें किसी जॉब को फिल करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, हमने वहाँ पे प्रमोशन दे दिया, तो ये होता है आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में होता है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, जॉब पोर्टल्स के थ्रू हम एक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो इन सोर्सेज को सिलेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट टेक्निक्स। जो रिक्रूटमेंट की टेक्निक्स हैं, किस किस प्रकार से मेथड्स हैं, उनको ये एनालाइज करने में और इवेल्युएट करने में हेल्पफुल होता है कि हमने जो प्रोसेस अपनाई है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा इट अट्रैक्ट्स एंड इनकरेजेस द एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंसी। मतलब ये अट्रैक्ट करता है लोगों को कि वो वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में और उस वैकेंसीज़ को फुलफिल करें और उनको जॉब मिल सके।
अब हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट को समझने से पहले हम समझते हैं कि गुड हायरिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग कर रहा होता है तो एक उसके लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द रिक्रूटमेंट नीड्स। हमें पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट की नीड्स कहाँ कहाँ पे है, किस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होना ज़रूरी है, कहाँ पे वैकेंट पोजीशन है और उसको कैसे फिलफिल किया जा सकता है। तो इसके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं रिक्रूटमेंट की नीड्स को। देन हम करते हैं मैन पावर प्लानिंग। अभी हमें पता चल गया कि कितना रिक्रूटमेंट किस डिपार्टमेंट में होना है, तो अब हम जानेंगे कितने लोग हमें चाहिए। हमें वहाँ पे 2 लोग चाहिए, हमें वहाँ पे 10 लोग चाहिए, हमें वहाँ पे 20 लोग चाहिए, या हमें वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए। 2 लोग चाहिए तो इससे क्या पता चल जाएगा कि हम इंटरनल रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, किसी को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देके। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं को किसी को प्रमोशन दे दिया 2 लोगों को, तो उस 2 वैकेंसीज़ को फिल कर दिया। और अगर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो वहाँ पे फिर वो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फुलफिल करेंगे। देन राइटिंग और क्रिएटिंग अ राइट जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन इधर पे हमें सुनने में आया, तो जॉब डिस्क्रिप्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो जॉब जो निकली है, जिसकी पोजीशन निकली है, उसको प्रॉपरली लिखा होना चाहिए एक्चुअल में कि जॉब है क्या। मान लीजिए कि हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी में रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकली, उन्होंने लिख दिया कि भाई उनके पास में बीटेक होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बस टाइटल बता दिया कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर में ये नहीं बताया कि उसको कौन कौन से सिस्टम पे वर्क करना आना चाहिए, कौन कौन सी प्रोग्राम्स उसको आने चाहिए, कुछ भी नहीं बताया, हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया। तो ये क्या करेगा, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, और कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा तो उससे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, इससे टाइम भी वेस्ट होगा, HR जो होगा उसको रिज्यूम्स को सिलेक्ट करने में परेशानी जाएगी। तो इसलिए राइट जॉब डिस्क्रिप्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। देन एडवर्टीजमेंट फॉर ओपन जॉब वैकेंसीज। ओपन जॉब मैंने बताया इंटरनल और एक्सटर्नल। बेसिकली इंटरनल तो ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिक्रूटमेंट को वैकेंट पोजीशन को रिक्रूटमेंट के थ्रू फिलफिल कर दिया जाता है। लेकिन ओपन जॉब वैकेंसी मतलब कि बाहर से जो हम लेते हैं, बाहर से जो वैकेंसीज़ को फिलफिल करते हैं, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। एडवर्टीजमेंट आप कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, आप जॉब पोर्टल्स पे दे सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू दे सकते हैं। तो इससे आप एडवर्टीजमेंट देके जॉब वैकेंसीज को भी भर सकते हैं। देन स्क्रीनिंग ऑफ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, हमें देखना पड़ता है, क्राइटेरिया बनता है। क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया कि आप एक मान लीजिए एक स्कूल है, वहाँ पे एक टीचर की वैकेंसी आई है, तो क्राइटेरिया डिसाइड हो जाएगा कि उसका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PGT है कि TGT है, और देन उसके बाद में उसका BEd होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी, जब हम स्क्रीनिंग करेंगे उन एप्लीकेशंस की। देन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। देन शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन की, जो हमारे उन क्राइटेरियाज़ में जो हमने डिसाइड करे हैं, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड करे हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे, उन क्राइटेरियाज़ में फुलफ़िल कर रहे हो, उन एप्लीकेशंस को हम शॉर्टलिस्ट करके अपने पास रख लेते हैं। जब उन एप्लीकेशंस को अपने पास रख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने का मीन्स यहाँ पे कैसा भी इंटरव्यू हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, वीडियो इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है, 3 to 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हो सकता है, कई प्रकार के इंटरव्यूज़ होते हैं, तो हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। देन असेसमेंट ऑफ द एप्लीकेंट। देन जब इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है तो हम असेसमेंट करते हैं। जैसा हम समझते हैं कि मैं आप लोगों की उसमें समझाऊं कि जैसे बच्चे होते हैं तो वो एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम्स पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम्स देने के बाद में हमें नंबर्स मिलते हैं जिसमें हमारा परसेंटेज बनता है। इसी प्रकार से जब एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करके इंटरव्यू हो जाता है एप्लीकेंट्स का, तो उनका असेसमेंट किया जाता है कि कौन बेस्ट कैंडिडेट है जो इस जॉब को हर तरीके से फुलफ़िल कर रहा है, हर क्राइटेरिया पे वो फिट बैठ रहा है और उसका हर चीज़ बहुत अच्छी है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे उसकी पूरी पर्सनैलिटी हो, चाहे उसका एक्सपीरियंस हो। तो ये सारी चीज़ें हम असेसमेंट में देखते हैं। देन होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करना। रेफरेंस का मीन्स बेसिकली होता है कि प्रीवियसली अगर उस किसी एप्लीकेंट को जो हमने चुना है पूरा इंटरव्यू लेने के बाद, प्रीवियसली अगर उसने कहीं वर्क किया है तो उस वर्क को
उस वर्क को जानने के लिए कि वो कैसा था, उसका वहाँ कैरेक्टर कैसा था, उस प्रीवियस एम्प्लॉयर से बातचीत करके हम देखते हैं, या फिर हम रेफरेंस देखते हैं कि वो कहाँ से आया। और बैकग्राउंड चेक का बेसिकली मतलब ये होता है कि मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि पीपल्स का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कुछ उसने ऐसा कुछ तो नहीं किया पास्ट में जो कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ना हो और वो आगे कंपनी के लिए भी नुकसानदायी हो, तो बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। देन होता है इशुएंस ऑफ जॉब ऑफ लेटर। तो जॉब ऑफर लेटर को हम फिर इशू कर देते हैं जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं और ज्वाइनिंग हो जाती है। और ऑनबोर्डिंग मतलब वो वहाँ पर ज्वाइन होकर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब हम चलते हैं स्टेप्स। अभी हमने समझा कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। अब हम चलते हैं स्टेप्स में। बेसिकली 5 स्टेप्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो अप की जाती है, 5 स्टेप्स में। सो पहला होता है रिक्रूटमेंट प्लानिंग। रिक्रूटमेंट की पहले हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग कैसे करेंगे? जॉब विल बी एनालाइज्ड। सारी पूरी जॉब जो है, जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में जिस वैकेंसी के लिए हमें रिक्रूटमेंट करना है, भर्ती करनी है, वो जो जगह खाली हुई है उसको हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करा जाता है? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के द्वारा। मतलब पहले तो जॉब एनालाइज कर देंगे कि हाँ इस जगह पे इस तरीके के रिक्रूटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली जॉब को डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें आता है आपका जॉब का टाइटल एंड जॉब लोकेशन। जॉब टाइटल जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी यूनिवर्सिटी में ही हम समझ सकते हैं कि एक प्रोफेसर की वैकेंसी निकले तो जॉब टाइटल हो जाएगा वहाँ पे प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। देन आती है आपकी जॉब की लोकेशन। लोकेशन भी हो सकती है कि रिमोट लोकेशन है, वर्क फ्रॉम होम है, या पर्टिकुलर लोकेशन दे दी कि पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद एक्सेट्रा कहीं पे भी, तो उसके बारे में बताया जाता है। समरी ऑफ जॉब। समरी ऑफ जॉब में आ जाता है कि क्या क्या जॉब, किस प्रकार की जॉब है, क्या उसमें करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये समरी ऑफ जॉब आ जाती। देन आता है मशीन्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट। बेसिकली मशीन्स, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स में उस टाइप की जॉब्स होती हैं जो बेसिकली इंडस्ट्री या फैक्ट्री बेस्ड होती हैं, जहाँ पे मशीनरी का काम है, किस तरीके के मटेरियल्स वहाँ पे यूज़ होंगे, क्या क्या इक्विपमेंट प्रोवाइड करे जाएंगे, ये जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। प्रोसेस ऑफ सुपरविजन मीन्स इसमें बताया जाता है कि हायरार्की क्या होगी, सुपरविजन कैसा मिलेगा लोगों को जो वहाँ पे जब जॉब ज्वाइन करेंगे या फिर जॉब ज्वाइन हो जाएगी तो उसमें सुपरविज़न किस तरीके का किया जाएगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी रहेंगी, उसके बाद आपका हेल्थ हैजार्ड। हेल्थ हैजार्ड्स भी देखा जाता है कि कई कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे कोल इंडस्ट्री हो गई या फिर आपकी थर्मल पावर इंडस्ट्रीज़ हो गई, जहाँ पर धुआं और मतलब खतरा ज़्यादा होता है लोगों की जान को। तो वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि हेल्थ हैजार्ड्स क्या क्या हैं उस जॉब से रिलेटेड, ताकि जो अप्लाई करने वाला व्यक्ति है उसको पता रहे कि हाँ मैं किस जॉब में आगे अप्लाई करने वाला हूँ। देन आता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन के बेसिकली अंदर आती हैं आपके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जॉब स्पेसिफिकेशन का मीन्स ही यही होता है कि पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें जो व्यक्ति के अंदर चाहिए वो होना चाहिए। जैसे कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या क्या है। क्वालिफिकेशन में आपकी एजुकेशन आ जाती है, एक्सपीरियंस में आपने कहीं काम किया हो वो आ जाता है। स्किल्स रिक्वायरमेंट, स्किल्स रिक्वायरमेंट मतलब उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप की स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग कैसी मिली है। एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मीन्स यहाँ पे ऐसा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इमोशनली इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि लोग अपने पर्सनल मैटर्स को प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व कर लें या प्रोफेशनल मैटर्स को पर्सनल लाइफ में। दे हैव टू बैलेंस बोथ। मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस इज नेसेसरी। सो ये भी देखना पड़ता है, ये व्यक्ति के अंदर देखा जाता है जो जॉब के लिए अप्लाई करने वाला है। नाउ सेकेंड स्टेप होता है स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब हमें रिक्रूटमेंट की प्लानिंग तो कर ली, हमें पता चल गया कि जॉब एनालिसिस हो गई, उसके बाद हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया, जॉब स्पेसिफिकेशन बना लिया। नाउ अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजी मतलब कि हम बनाते हैं योजनाएं, योजना कि किस तरीके से हमें रिक्रूटमेंट को करना है, क्या क्या चीज़ें हमको लेनी है। तो द रिक्रूटर्स नीड टू डिसाइड ओवर द स्ट्रेटेजी फॉर रिक्रूटमेंट। क्या हो सकते हैं? सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सोर्सेज मीन इंटरनल लेना है, हमें एक्सटर्नल लेना है। अभी मैं आपको बता रही थी कि पुराने जितने भी मीन्स इंटरनल में ये हो जाता है कि जो प्रीवियसली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं उन्हीं से वैकेंट पोजीशन को फुलफिल कर देना। एक्सटर्नल में होता है आप एडवर्टीजमेंट देते हो जॉब पोर्टल पे या फिर आप
पेपर में विज्ञापन देते हो तो उसके थ्रू होता है। इसके बाद आती है आपकी मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट ले रहे हो आप, इनडायरेक्ट ले रहे हो। एंड मेक एम्प्लॉय और बाय एम्प्लॉय, मेक एम्प्लॉयज़ और बाय एम्प्लॉयज़ का ही मतलब भी यही होता है कि या तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई ऐसा एम्प्लॉय आपको समझ आता है कि ये इस वैकेंसी के लिए ये बहुत बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है, तो आप उसको उस हिसाब से बनाते हो, उसको ट्रेनिंग देते हो, फिर उस वैकेंसी को फिलफिल करते हो। या बाय एम्प्लॉय मतलब आप बाहर से किसी एम्प्लॉयज़ को ले रहे हो तो उसको बाय एम्प्लॉय के अंदर आ जाता है। थर्ड स्टेप होता है सर्चिंग। जब हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं, सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कैसी सोर्सेस रहेंगी, क्या मेथड्स रहेंगे, हम मेक एम्प्लॉय कर रहे हैं या बाय एम्प्लॉय कर रहे हैं, देन हम सर्च स्टार्ट कर देते हैं, सर्चिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आफ्टर द रिक्रूटमेंट स्टेज डन, द सर्चिंग ऑफ अ कैंडिडेट विल बी इनिशियलाइज। तो इसको 2 स्टेप्स में फॉलो किया जाता है। पहला होता है आपका सोर्स एक्टिवेशन, सेकेंड होता है सेलिंग। सोर्स एक्टिवेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर लाइन मैनेजर है या फिर जो भी मैनेजर जो बैठा है, जैसे ही उसको पता चलता है कि वैकेंसी आ गई है तो वो एक्टिवली वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी निकाल के और उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को चालू कर देता है। मीन्स उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है कि अब हमें विज्ञापन देना है। और सेलिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि विज्ञापन किस मीडिया के थ्रू दिया जाना है, जो एडवर्टीजमेंट है रिक्रूटमेंट का, वो किस मीडिया, कौन से माध्यम से हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। वो हो सकता है इंटरनेट, वो हो सकता है आपका न्यूज़पेपर, वो हो सकता है आपका टीवी, और वो हो सकता है आपका सोशल मीडिया। ठीक है, सो ये यहाँ पे सोर्स एक्टिवेशन और सेलिंग होती है। इसके बाद आते हैं स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग। मीन्स जब हमने सब कुछ कर दिया, विज्ञापन दे दिया, तो हमें पता है विज्ञापन देखते से ही बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है तो हमारे पास रिज्यूम्स आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और देन शॉर्ट लिस्ट करते हैं। मतलब पहले तो देखते हैं कौन कौन सा सूटेबल है हमारे क्राइटेरिया पे, फिर उन लोगों को हम छांट लेते हैं। तो सबसे पहले रिव्यूइंग ऑफ रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स, हम रिव्यू करते हैं किसका, रिज्यूम्स का। जो रिज्यूम्स हम पे आए हैं जिन कैंडिडेट्स को, उनको देखते हैं। और कवर लेटर्स भी उसी का ही पार्ट होता है रिज्यूम्स का। तो इनको हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। देन हम कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू। हम जिन लोगों को छांट लेते हैं कि हाँ ये लोग हमारे क्राइटेरिया पे, हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं, तो उन लोगों को हम छांटते हैं। छांटने के बाद में हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि फेस टू फेस भी हो सकता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुला के हम इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूर बैठा है तो हम टेलीफोनिक राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हो सकते हैं, जिसमें हम टेलीफोन पे ही पहला इंटरव्यू इनिशियल लेवल पे कर लेते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि उसकी नॉलेज कितनी है और वो कितना कैपेबल है इस जॉब के लिए। देन वीडियो इंटरव्यू भी हो जाता है। टेलीफोनिक और वीडियो इंटरव्यू जो बेसिकली जो पर्टिकुलर जॉब लोकेशन है उससे दूर बैठे लोगों के लिए होता है कि डायरेक्ट वो लोग आके अपना एक्सपेंस ना करें, तो सबसे पहले उनको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में टेलीफोनिक और वीडियो इंटरव्यूज़ में इंक्लूड कर लिया जाता है। देन आइडेंटिफाइंग द टॉप कैंडिडेट, ये सब करने के बाद हमें समझ आ जाता है कि सबसे अच्छा और राइट पर्सन कौन है इस जॉब के लिए, और उसको हम आइडेंटिफाई हो जाता है और हम उसको फिर बुलाते हैं। लास्ट स्टेप आता है इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। इवेल्युएशन एंड कंट्रोल का बेसिकली मतलब होता है कि इसमें हम देखते हैं कि जो हमने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस फॉलो करी वो कितनी इफेक्टिव रही, उसका कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ। तो इसलिए हम देखते हैं इवेल्यूएशन कंट्रोल। इसमें क्वेश्चंस ये अराइज होते हैं, वेदर द रिक्रूटमेंट मेथड यूज्ड आर वैलिड और नॉट। मीन्स जो हमने रिक्रूटमेंट की मेथड्स यूज़ करी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो कितनी इफेक्टिव रही। वेदर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इटसेल्फ इज़ इफेक्टिव और नॉट, रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस जो हुई वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन बेसिकली डाटा होता है, जिसमें पता चलता है कि हमारी इतनी कॉस्टिंग लगी, इतनी जगह पे हमने एडवर्टीजमेंट्स दिए और इतने लोगों ने अप्लाई किया और हमें ये कैंडिडेट्स मिले और इस प्रकार के कैंडिडेट्स मिले। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है, या हम कह सकते हैं स्टेप्स हैं हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के। अब हम चलते हैं सम फैक्टर्स समझते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। तो सबसे पहले 2 टाइप के फैक्टर हो गए, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल फैक्टर्स में आ जाता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत प्रकार के होते हैं, लार्जर होते हैं, मीडियम होते हैं, स्मॉल होते हैं। उसी हिसाब से वहाँ पे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। साइज मीन्स कि ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, कितने ज़्यादा लोग, उसी हिसाब से वहाँ पे वैकेंसीज़ आएंगी, उसी हिसाब से वहाँ पे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस फॉलो होगी। रिक्रूटिंग पॉलिसीज़, रिक्रूटिंग की पॉलिसीज़ कैसी हैं ऑर्गेनाइजेशन की। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही अपने यहाँ पे वैकेंसीज़ को फिल कर रहा हो, उसको वहाँ पे ज़्यादा बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता हो कि वो बाहर से मंगा रहा हो। तो ये सब कुछ रिक्रूटिंग पॉलिसीज़ का पार्ट होता है। फिर आता है आपका इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करने वाले हैं उसकी इमेज कैसी है। कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मान लीजिए जैसे टाटा कंसल्टेंसी हो गया, तो टाटा कंसल्टेंसी में जैसे कोई बोले कि वहाँ से हमें जॉब का ऑफर आया, तो लोगों को लगता है नहीं बहुत अच्छी इमेज है, और वहाँ पे अच्छी इमेज है भी, तो लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं। रिलायंस हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं तो इमेज इफेक्ट करती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि ठीक ठाक हैं तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करें कि नहीं करें, तो ये भी बहुत मैटर करता है। फिर आता है आपका इमेज ऑफ जॉब। जो जॉब है, जहाँ पे जो जॉब हम करने वाले हैं वो हमारी स्किल्स, हमारी क्वालिफिकेशन के अगर अकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम वहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो इमेज ऑफ जॉब जो है वो भी बहुत मैंडेटरी है, और ये फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को। इसके बाद आपका आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें आते हैं आपके डेमोग्राफिक, लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर लॉस एंड कॉम्पिटिटर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स बेसिकली होते हैं कि एज, रिलीजन, कम्युनिटी, एथनिक ग्रुप्स हो गए, मतलब कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे पीपल्स जो काम कर रहे हैं या वहाँ आसपास के एरिया में जैसे लोग हैं उनकी रिलीजन क्या है, वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वो इफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी को। हो सकता हो कि कुछ लोग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहें, कुछ लोग नहीं करना चाहें। एज फैक्टर आ जाता है, हो सकता है वहाँ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स ऐसे हों जो 50+ हों, या लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसे हों जो 20 से नीचे हो, तो भी इम्पैक्ट करेगा रिक्रूटमेंट के ऊपर। फिर आता है आपका लेबर मार्केट। लेबर मार्केट बेसिकली वर्क करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। किसी स्किल की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इफ़ेक्ट करेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। और कोई स्किल ऐसी है कि जिसमें सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं उस काम को करने के लिए और उसकी डिमांड उतनी नहीं है, तो ये इफेक्ट करता है। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बेसिकली मतलब होता है बेरोजगारी का स्तर। किसी भी जगह लोकेलिटी में अगर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि अगर 2 जॉब के लिए निकली है, कोई भी वैकेंसी निकली है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस 2 जॉब पे 100 लोग अप्लाई करेंगे। कहीं पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं, तो फिर उस 2 वैकेंसीज़ पे हो सकता हो कि मात्र 10 ही लोग अप्लाई करें। तो इस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफेक्ट करता है। देन आते हैं लेबर लॉस। लेबर लॉस बेसिकली जो है वो बनाए गए हैं इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के लिए अपार्ट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। गवर्नमेंट की अपने रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ होती हैं, वो बनाते हैं कि लेबर जो हमने लगाई है उनके लिए क्या क्या हमें सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। जो इंडस्ट्री लग रही है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए कोई थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ पे जो लेबर लगाई गई है तो उनको सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट्स देना ज़रूरी है, तो ये लेबर लॉ के अंदर है। अगर कोई कंटीजेंसी आ जाती है या कोई दिक्कत, दुर्घटना, एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है तो लेबर लॉ के ही अंदर वो कवर्ड होता है कि उस लेबर को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। तो ये सबको लेबर लॉज अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगी। लेबर लॉ थोड़े अगर लीनियंट होंगे तो रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ वैसी बनेगी। देन आते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स हमारी रिक्रूटमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं कैसे। मान लीजिए कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्किल ऐसी है जो कुछ ही लोगों के पास है और हमारा एक कॉम्पिटिटर है वो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो वो उन लोगों को हायर करने की पूरी कोशिश करेगा जो कुछ लोगों के पास स्किल्स हैं। तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे हमारी पूरी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को। अब हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। सोर्सेज अभी हमने पढ़े 2 टाइप्स के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज जो होते हैं वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आई है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंटरनल सोर्सेज होते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज में हो गया प्रमोशंस, मीन्स कोई काफ़ी सालों से वहाँ वर्क कर रहा है उसको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दे दी। ट्रांसफ़र मीन्स के वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भी वर्क है, उसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई दूसरी ब्रांच दूसरी लोकेशन पे है, तो यहाँ से अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो इधर से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे उस एम्प्लॉय का। फॉर्मर एम्प्लॉयज़, पुराने जो लोग हैं जिनको जो छोड़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उन लोगों को भी रख के उनसे उनकी भी नॉलेज लेके हम रिक्रूटमेंट वैकेंट पोजीशंस को भर सकते हैं। इंटरनल एडवर्टीजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल बोर्ड होता है जिसके ऊपर जॉब की पोस्टिंग कर दी जाती है, बताया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वैकेंसीज़ हैं। देन एम्प्लॉय रेफरेंस का बेसिकली मीन्स ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो अपने ही किसी रिलेटिव लोगों से बात करके जॉब के बारे में बता दें, तो वो रेफरल दे देंगे कि हाँ इन लोगों को आप रख लो, या वो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, तो वो लोग भी आके अपना रिक्रूटमेंट में भाग ले सकते हैं।
देन आते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज बेसिकली होते हैं जो आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो होते हैं। इसमें पहला होता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मीन्स ये होता है ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली बात करता है, जो HR है वो डायरेक्टली बात करेगा किसी किसी भी इंडिविजुअल से जो कि उस जॉब के लिए एप्लीकेबल होगा, उससे डायरेक्ट बात करेगा। इसमें कोई बीच में कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। सेकेंड होता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो होती हैं जैसे कि काउंसलिंग एजेंसीज होती हैं, कंसल्टेंसीज एजेंसीज होती हैं, वो लोग जॉब पोर्टल से रिज्यूम्स को निकालती है और कैंडिडेट से बात करती है और पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है। ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं लोगों को पूरा रिक्रूटमेंट का काम दे देती है जो बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं। देन एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू किया जाता है। एडवर्टीजमेंट में आपका आ जाता है जैसे न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका टीवी हो गया और बाकी बहुत सारे माध्यम हैं जो एडवर्टीजमेंट देने के हैं जिससे हमें वैकेंसीज़ के बारे में पता चलता है। फिर आता है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट बेसिकली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होता है जहाँ पर कंपनीज आती हैं, वहाँ आके वहाँ के बच्चों को वो इंटरव्यू करती हैं, उनका डिस्कशन होता है, देन उन लोगों को सिलेक्ट करके वो ले जाती हैं। और फिर लास्ट होता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मीन्स ये होता है कि हम बाहर से लोगों को जा के बताएं कि हाँ यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर दें, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, वहाँ का माहौल ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें वर्ड ऑफ माउथ के अंदर आती हैं। तो ये सब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स का पार्ट होती हैं। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरह। अभी लेटेस्ट में अच्छे एक एग्जाम्पल्स चल रहे हैं जो रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। पहला तो है एक मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड ने स्नैपचैट जो है, जो हम लोग सभी जानते हैं कि स्नैपचैट हम लोग यूज़ करते हैं, तो बेसिकली जो 20 to 25 और 30 ईयर्स तक के भी लोग जो हैं वो स्नैपचैट का बहुत वास्ट यूज़ करते हैं। तो मैकडोनल्ड ने हायरिंग के लिए, रिक्रूटमेंट करने के इस प्रोसेस को अपनाया कि एक 10 सेकेंड का वीडियो ऐड है जो दिया जाता है किसके द्वारा, जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है, मतलब जो करंट एम्प्लॉय है वो फीचर्ड कर रहा है उस 10 सेकंड के वीडियो में। उसमें वो बताता है कि वो वहाँ की वर्किंग कैसी है, वहाँ पे उसको क्यों अच्छा लग रहा है, तो वो उसके बारे में पूरा अपना एक्सपीरियंस बताता है मैकडोनल्ड में। और जो पर्सन है जो मतलब कि स्नैपचैट यूज़ कर रहा है वो उस वीडियो को स्वाइप अप करेगा तो वो सीधे उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पे पहुंच के इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो भी अपना खुद का भी 10 सेकंड का वीडियो बना के कंपनी को भेज सकता है कि वाई दे विल बी अ ग्रेट एम्प्लॉय फॉर द कंपनी, वो कंपनी के लिए ग्रेट एम्प्लॉय कैसे हैं। तो ये मैकडोनल्ड की एक स्ट्रेटेजी है रिक्रूटमेंट की, जिसमें उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में एप्लीकेशन जो थी वो थी स्नैपचैट। एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, पीयर रिव्यूड हायर्स बाय अमेज़ॉन। अमेज़ॉन एक कंपनी है जो सभी लोग जानते हैं। इसमें एक प्रोसेस चलती है रिक्रूटमेंट की, बार रेजर उसको नाम दिया गया। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब अमेज़ॉन के अंदर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग वॉलेंट्री पार्टिसिपेट करते हैं इंटरव्यू में। मीन जिस कैंडिडेट की एप्लीकेशन आती है उसको 5, 6, 7 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। उसका इंटरव्यू लेने के बाद किसके द्वारा इंटरव्यू लेते हैं, इन पर्सन या बाया फ़ोन। तो एम्प्लॉय जो है वो फिर अपना इवेल्युएशन सबमिट करते हैं। और अगर देखा जाता है और कोलैबोरेशन देखते हैं कि अदर पीयर्स के द्वारा, मतलब जो उस पर्टिकुलर जो एप्लीकेंट है उसको सब लोगों ने 4-5 एम्प्लॉयज़ ने जिनने इंटरव्यू किया है तो उसको इवेल्युएट करते हैं। फिर वो देखते हैं कि इसको रखना है या रिजेक्ट करना है। अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो बार रेजर्स, वो लोग कह रहे हैं कि हम बार रेजर्स हैं, हम लोग इसको अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये एक वे है क्राउड सोर्सिंग का, मतलब जहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट करना हो, लार्ज नंबर पे भर्ती करनी हो, तो वहाँ पर ये अमेज़ॉन के द्वारा एक प्रोसेस होती है जो एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ को चुन लिया जाता है, वो लोग मतलब आपस में पीयर्स होते हैं, सब लोग पीयर्स ही बोलते हैं। एम्प्लॉय सब लोग दूसरों को बताते हैं कि पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की क्या क्या स्ट्रेंथ थी, क्या क्या वीकनेस थी। अगर उसकी स्ट्रेंथ होगी तो उसको रख लेंगे, अगर कुछ वीकनेस ज़्यादा होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इसकी वो है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वी विल कंटिन्यू दिस सेशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।